वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस सोशियो ऑप्शनल। हम पढ़ रहे हैं पेपर 1 रिलीजन, उसमें सेकंड लास्ट टॉपिक है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। माय नेम इज़ कृष्णा। अगर आप सोशियो ऑप्शनल में रिलीजन में लास्ट टॉपिक देखो जो है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, उसमें दो सब टॉपिक हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है रिलीजियस रिवाइवलिज्म, लास्ट टॉपिक है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। पेपर 2 में भी एक टॉपिक है कम्युनलिज्म। रिलीजियस कम्युनलिज्म क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये ना थोड़े से कंटेंशियस इश्यूज़ हैं जिनको लेकर आपको कई बार हर्ट हो सकता है। बुक्स पढ़ो या टेक्स्ट पढ़ो या फिर आप इनफैक्ट मेरे लेक्चर में भी हो सकता है कोई बात आपको बुरी लग जाए। तो मैं एक न्यूट्रल वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा और लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मेरा डिक्लेरेशन है कि मेरा किसी भी रिलीजन को कोई भी नेगेटिव वे में ठेस पहुँचाने का कोई भी पर्पज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको देखो बताऊँ, ये लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था पहले, फंडामेंटलिज्म भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन रिवाइवलिज्म का लेक्चर मैं वापस से रिकॉर्ड करूँ। फंडामेंटलिज्म में मुझे 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा। रीज़न क्या था, मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि शायद किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए। तो इसमें मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाऊँगा, आपको मैं बता दूंगा पॉइंटर्स, खुद समझना, आसपास चीज़ों को देखना कैसे होती हैं, एंड बाकी ठीक है, इतना ज़रूर बता दूंगा, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले आओ। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो 93 और 2008 में तो सेम क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट नोट लिख दो रिवाइवलिज्म पर। देन 2010 में 30 मार्क्स में 2 चीज़ें पूछी हैं, सोशल डायमेंशन ऑफ रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन यही नहीं है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्निटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो इस वजह से कुछ सोशल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। ये चीज़ें हम लगातार पढ़ते हैं सोशियो ऑप्शनल में यूनिट नंबर 1 से ही। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म दोनों चीज़ों को बताना है। देखो मेरे हिसाब से इन दोनों की डेफिनेशन अलग है, कोर कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जो पॉइंटर्स है ना एनालिसिस वो ऑलमोस्ट सेम है। आप एक टॉपिक के लिए समझ लो, रिवाइवलिज्म की समझ लो, फंडामेंटलिज्म में यूज़ कर सकते हो, बस एग्जाम्पल्स आप डिफरेंट रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो 2012 में 20 मार्क्स में पूछा था कि फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोइंग रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर आप रिसेंट क्वेश्चन देखो, कमेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ रिवाइवलिज्म इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ कमेंट थोड़ा वाइड कॉन्टेक्स्ट में 2021 में क्वेश्चन पूछा है, पहले फैक्टर्स पूछे थे। देन 2014 में रिवाइवलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म पूछ लिया, कैसे डिफरेंट है, तो दोनों का आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनके एग्जांपल्स आने चाहिए। देन कल्चरल रिवाइवलिज्म बताना है, दिस इज़ नॉट रिलीजियस रिवाइवलिज्म। इससे पहले पिछले एक टॉपिक में जब हम टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे वहाँ हमने पढ़ा था प्लूरलिज्म, वहाँ कल्चरल प्लूरलिज्म था एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म था। तो सेम वे में जो रिवाइवलिज्म है वो भी कल्चरल है और रिलीजियस है। तो रिवाइवलिज्म का मतलब होता है अपनी पुरानी खोई हुई अस्मिता को वापस हासिल करना। जो मेरे रिलीजन में था मैं उसको वापस से इस्टेब्लिश करना चाहूँगा, बेसिकली रिवाइव कर दिया, पुनरुत्थान कर दिया मैंने। तो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करोगे तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म कहलाएगा, कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो कल्चरल होगा। कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्या, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस याद कर लो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, डांस फॉर्म होती है, परफॉर्मिंग आर्ट होती है, लैंग्वेज होती है, क्राफ्ट होते हैं, थिएटर होते हैं, सारी चीज़ें हैं। आप देखो तो बेसिकली अगर आपको जीएस आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस याद है, मेन हेडिंग्स याद हैं, डायमेंशंस याद हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर लोगे। बस उसमें आप रिवाइवलिज्म के सोशियो ऑप्शनल के कॉन्सेप्ट लगा देना। देन चैलेंजेस बाय रिवाइवलिज्म टू सेकुलर नेशन स्टेट, बेसिकली सेकुलरिज्म का टॉपिक है, लेकिन सेकुलरिज्म एज सच टॉपिक सिलेबस में तो नहीं है सोशियो ऑप्शनल में, हालांकि मैंने कंटेंट में ऐड कर दिया सेकुलरिज्म। अगर एग्जाम में कभी पूछा भी है 1-2 बार तो वो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। देन अगला क्वेश्चन जो 2020 में पूछा था, तो 20 में 2 पार्ट में पूछा था। पहला तो डर्कहाइम के व्यू बताने थे, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। दूसरा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवाइवलिज्म इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो देखो जो 21 का क्वेश्चन है, कमेंट करना है, इसमें एक डायमेंशन कॉन्सिक्वेंसेज आएगी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, तो यहाँ से आ गया। देन दूसरी डायमेंशन क्या है, यहाँ पर फैक्टर पूछ लिया था एंड डेफिनेशन इंट्रो वगैरह आप पढ़ोगे। तो अगर आपने पहले के क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस ईयर तो 21 का भी आप क्वेश्चन कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं जो फ्री लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे सोशियो ऑप्शनल प्लेलिस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, एंड यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। एंड जो पेड कोर्स है उसकी फ़ी स्टार्ट हो रही है 2000 से 2992 से। देन मेंटरशिप तक हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ये चेकआउट कर लेना। प्लस जो फ्री मटेरियल में PYQ की फ़ाइल है ये ज़रूर डाउनलोड कर लें। रिलीजन की फ़ाइल तो ये फ्री मटेरियल में यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लेक्चर समझते हैं। अगेन मैं इसमें ना बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, बट आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगा बस। अगेन अगर किसी को भी बुरा लगे, किसी भी चीज़ से आपकी फीलिंग हर्ट होती है तो आई एम वेरी सॉरी। तो इंट्रोड्यूस अगर करने की कोशिश करें, रिवाइवलिज्म एक मास मूवमेंट है जो बेस्ड है इंटेंस रिलीजियस अपहेवल पर। रिलीजन का
रिवाइव करना है आपको अपहेवल करने ही पड़ेंगे, मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, फंडामेंटल वे में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। रिवाइवलिज्म मीन्स रिवाइवल ऑफ रिलीजन बी इट एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, आपको रिलीजन जो ओल्ड कॉन्टेक्स्ट में होता था वो इस्टेब्लिश करना है, री इस्टेब्लिश करना है। चाहे इंस्टीट्यूशनल अटेंडेंस बढ़ानी पड़े, चर्च मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, हमने चर्च की वाइडर डेफिनेशन समझी थी जब हमने चर्च सेक्ट टाइपोलॉजी पढ़ी थी। देन ग्रोथ ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी करना है, और जो रिलीजियस फिनोमिना है, चाहे वो सेक्ट हो, कल्ट हो, डिनोमिनेशन हो, ये सारी चीज़ें रिलीजन का प्रसार करना है आपको वापस। एंड जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें भी आपको रिलीजन बढ़ाना है कि अगर वो स्पिरिचुअल पीस में जाए तो फिर वो रिलीजन के थ्रू ही जाए। देन फंडामेंटल आइडियाज़ या फंडामेंटलिज्म, तो ये एक नेगेटिव ओवरटोन भी आ जाती है कई बार, तो इस वजह से कई बार फंडामेंटलिज्म और रिवाइवलिज्म को एक ही कहा जाता है। हालांकि दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पर क्या है, रिलीजन क्या एक मास मूवमेंट है, नेगेटिविटी नहीं दिख रही। अगर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के फंडामेंटलिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँ, इस कुछ क्वेश्चन पे आप देखो, कंजर्वेटिव रिलीजियस मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाई एडवोकेसी ऑफ स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी टू सेक्रेट टेक्स्ट, स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी आपको रखनी है। दूसरा पैटर्न ऑफ रिलीज मिलिटेंसी, उग्रवाद आ गया इसमें। सेल्फ स्टाइल ट्रू बिलीवर्स आ गए। देन रिलीजन ही फंडामेंटल है ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, ये फंडामेंटलिज्म कहता है। मार्टिन एंड एप्पलबाई ने क्या कहा कि मिलिटेंट रिजेक्शन ऑफ सेकुलर मॉडर्निटी, मिलिटेंट वे में करना है। ये कीवर्ड आप देखो किस तरह के दिख रहे हैं, ठीक है, आक्रामक वे में। मेरा रिलीजन बियॉन्ड एनी फॉल्ट है और इट शुड बी फोर्स्ड ऑन अदर्स एंड देर इज नो स्कोप फॉर स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म, ये फंडामेंटलिज्म है। रिवाइवलिज्म क्या है, आपको अपनी वैल्यूज़ रिवाइव करनी है। और वहीं अगर मैं आपको पेपर 2 के कम्युनलिज्म टॉपिक पे लेके जाऊँ, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, तो यहाँ आप देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे कम्युनल टेंशन, इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछें, कम्युनल टेंशन जहाँ दिख रही है दैट इज़ कम्युनलिज्म। अगर आप देखो ये डोनाल्ड होरोविट्स की जो डेफिनेशन है, ये क्या कहते हैं कि कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, रिलीजन और एथनिक आइडेंटिटी इन बेसिस को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है, स्ट्राइफ लाती है लोगों के बीच में, स्ट्राइफ बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड कम्युनल वायलेंसेस लाती है। आप ये चीज़ देखो। तो रिवाइवलिज्म क्या है, बहुत ही माइल्ड कॉन्सेप्ट है, यहाँ वॉयलेंस इन जनरल आपको नहीं दिखेगा। फंडामेंटलिज्म एक नेगेटिव ओवरटोन में वर्ड है, एंड कम्युनलिज्म तो है ही, वहाँ कम्युनल वॉयलेंस के बिना कम्युनलिज्म वर्ड अधूरा है। आप देखो इस लेक्चर का जो हेडिंग्स हैं, जेनेसिस देखो कहाँ से दिख रहा है, जेनेसिस आपको वहीं दिख रहा है, डिफरेंसेस इन बिलीव्स, टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज़, सेक्टेरियन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था तब कम्युनलिज्म बढ़ा। देन इसके बाद आप दूसरी चीज़ें देखो, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इस वजह से आए, डिसअपॉइंटेड हैं लोग दूसरी रिलीजन की वजह से। इंडिया में कैसे आया था, जो टू नेशन थ्योरी है। देन कम्युनल वायलेंस इसकी एक सब हेडिंग है, राइट। तो इस वे में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल वायलेंस, ये कम्युनलिज्म है। तो आई होप कि आपको कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म एंड रिवाइवलिज्म में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। रिवाइवलिज्म बेसिकली क्या है, एक मास मूवमेंट है और इंटेंस रिलीजियस अपहेवल, आपको उथल पुथल दिखेगी और राइज करना है। तो रिवाइवल ऑफ रिलीजन, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशनल अटेंडेंस बढ़ाओगे अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट में, रिलीजियस इंस्टीट्यूट बढ़ाओगे आप इन जनरल। देन इंडिविजुअल को अगर स्पिरिचुअल पीस चाहिए उसके लिए उसको रिलीजन पे जाना पड़ेगा, प्लस कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ या फंडामेंटलिज्म नेगेटिव भी हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में। अब अगर आप एग्जांपल देखो तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म बहुत सारे पार्ट्स में दिखता है दुनिया में। एशियन कंट्रीज़ में रिलीजन देखो तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक बहुत बड़ा टूल बन गया है, राजनीतिक लामबंदी धर्म से हो रही है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ जो एक्सप्लॉइटेशन था, फॉर एग्जांपल ब्लैक्स हैं या रेस के बेस पर जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया, रिलीजन का सहारा लिया। फॉर एग्जांपल आपने ब्लैक मुस्लिम सेक्ट पढ़ा था अभी जब हमने सेक्ट्स पढ़े थे, तो उसको ज्वाइन क्यों किया ब्लैक्स ने, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम रिलीजन थे उनके सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे थे, ये एक मेजर रीज़न था। तो क्रिश्चियनिटी एक टूल ऑफ रेसिस्टेंस बनी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट। देन पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस सपोर्ट तो यूज़ कर ही रहे हैं। अब रिलीजियस सपोर्ट यूज़ करना, दिस इज़ नॉट एंटी सेकुलरिज्म। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस सपोर्ट यूज़ कर रही है या कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस है, इट डजेंट मीन कि वो कंट्री सेकुलर नहीं हो सकती। देखो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, डिटेल में आप सेकुलरिज्म वाले टॉपिक में देख लेना, ये पीडीएफ आपको देखनी है तो यहाँ सब लिखा हुआ है रिलीजन वाले में, पेपर 1 पेपर 2। तो सेकुलरिज्म जो है बेसिकली ये क्या है, रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन की बात करता है, ना कि रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, ठीक, मैं रिलीजियस हो सकता हूँ बट स्टेट रिलीजियस नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया का नहीं है हिंदू स्टेट ऑफ इंडिया या फिर सेकुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, प्रियम्बल में भी डाल दिया, बट पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस सपोर्ट यूज़ कर सकती है, फंडिंग एवरीथिंग आता ही आप देखते हो। तो वो एक कहीं ना कहीं रिवाइवलिज्म का ही टाइप है। लुकमान ये कहते हैं, देखो अगर आप स्टेजेस ऑफ रिलीजन देखो, फैनमैन ने बोली है, बहुत सारे लोगों ने बोली है, तो इन्होंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में आपका रिलीजन चल रहा है, उसके बाद इवॉल्व हुआ ये। अगर आप इनलाइटनमेंट के स्टेजेस देखो एंड ये टाइम देखो, स्टार्टिंग में डार्क एजेस थी, लोगों में नॉलेज नहीं थी, फिर इनलाइटनमेंट की एज आई, फिर वहाँ पे क्या है, साइंस ने अपना रोल प्ले किया। साइंस आया तो साइंस की वजह से क्या, रिलीजन डाउन जाएगा, राइट। अगर हम ये इनलाइटनमेंट की बात करें और रिलीजन की हम बात करें, रिलीजन आपका डाउन जा रहा है। विद टाइम लुकमान ने ये कहा कि रिलीजन इनविजिबल तो है, लेकिन इंडिविजुअल अपने प्राइवेट स्फेयर में रिलीजन को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन डिक्लाइन हो रहा है, रिलीजन ऑलरेडी रिवाइव हो ही रहा है। तो यहाँ पर आप जो 3-4 फॉर्म देखी थी ना, कि इंस्टीट्यूशन अटेंडेंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ग्रो होना, दूसरी चीज़ हो रही है, एंड तीसरी चीज़ भी हो रही है, राइज ऑफ इंडिविजुअल परसुइंग स्पिरिचुअल स्पिरिट, राइट। बट पहली चीज़ नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशन अटेंडेंस नहीं है। आप देखोगे बहुत से लोग हैं जो भगवान में मानते हैं, लेकिन अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं जाते, घर में बैठ के ही पूजा या प्रार्थना नमाज जो भी हो सब कर लेते हैं। तो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। पीटर बर्जर ने क्या कहा कि जो रिलीजन की इंपॉर्टेंस है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से रिवाइवलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि रिलीजन और फंडामेंटलिज्म में एक डिफरेंस ये भी है कि रिलीजन, रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म में ये डिफरेंस है कि यहाँ ना पावर का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है, यहाँ नहीं होता है। फंडामेंटलिज्म क्या, आपको एनी हाउ बाई किसी भी मीन रिलीजन को रिवाइव करना है, बट रिवाइवलिज्म में ऐसा नहीं है। तो ये एनी मीन वाला काम कौन कर सकता है, फोर्स कौन कर सकता है, पावर के थ्रू होगा। तो रिलीजन पॉलिटिक्स में आ रहा है, उस वजह से रिवाइवलिज्म भी है। मैरिनोवस्की ने बहुत अच्छी लाइन कही, अगर आप इसको समझ पाओ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखो मैरिनोवस्की कहते हैं सोशल और साइकोलॉजिकल रोल ऑफ रिलीजन है रिवाइवलिज्म में। तो फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि इंसान की 2 लाइफ होती है, एक होती है सोशल लाइफ, बाहर कैसा है, एक होती है पर्सनल लाइफ। आप देखो कि वही बंदा सोशल लाइफ में तो सेक्युलर है, मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं किसी रिलीजन की बुराई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पर्सनल स्फेयर में हो सकता है मैं दूसरे रिलीजन की पूरे 24 घंटे बुराई करता हूँ, आप दूसरे रिलीजन की पूरे 24 घंटे बुराई करते हो, बट सोशल लाइफ में आप सेक्युलर हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने सोशल लाइफ में ऐसा कुछ कह दिया, पुलिस ले जाएगी उठा के, तो लॉ का भी डर है। तो मैरिनोवस्की ने बहुत अच्छी थीसिस लिखी है इसके ऊपर, आपको थीसिस पढ़ने की नीड नहीं है, उस थीसिस की पूरी समरी यही है कि इंसान जब रिलीजन को परस्यू कर रहा है आजकल, तो सोशल वे में भी कर रहा है, साइकोलॉजिकल या पर्सनल वे में भी कर रहा है। तो सोशल लाइफ में तो सेकुलर है, बट पर्सनल लाइफ में साइकोलॉजिकल रोल इनफैक्ट इंक्रीज कर रहा है, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, एक दूसरे रिलीजन के लिए हेट्रेड बढ़ रही है। यही चीज़ तो इन्होंने कही है लुकमान ने कि रिलीजन डिसअपियर कहाँ हुआ है, इंडिविजुअल तो इसको कैरी कर ही रहे हैं अपने प्राइवेट स्फेयर में, बस इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहा है, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अब गलाला अहमद ने रिवाइवलिज्म के लिए एक और चीज़ कही, जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ 1969 में और शाह को उखाड़ फेंका गया, तो राइज ऑफ आयतुल्लाह खौमेनी हुआ, नाम याद रह जाए तो ठीक है। वहाँ एक आपको टर्म याद करनी है, वेस्ट टॉक्सिकेशन। ये देखो 3 चीज़ों से बनी है, वेस्ट, टॉक्सिक प्लस फिकेशन। तो वेस्ट टॉक्सिकेशन क्या है, इंटॉक्सिकेशन एंड पॉइजन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर। जैसे मान लो ये लड़की है, ये पहले ये साड़ी पहनती है, साड़ी इन्होंने पहनी हुई है, ये पल्लू डाला हुआ है, ये इनके पैर है, ठीक। अब यही लड़की कल के दिन टॉप में और स्कर्ट में आ जाती है, आपने कहा कि ये तो आपने ख़त्म ही कर दिया ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो था, लड़कियों को तो पर्दा प्रथा में रहना था, साड़ी पहननी थी, पल्लू करना था, ये तो आपने वेस्ट टॉक्सिकेशन कर दिया। तो गलाला अहमद ने ये कहा कि जब ये सब चीज़ें ईरान में दिखने लगी, उस वजह से ये ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ और शाह सरकार को फिर जाना पड़ा। तो मेरी ड्राइंग तो देखो कई बार अच्छी बनाता हूँ मैं, लेकिन टाइम पास के लिए ऐसी बनती है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म का इवोल्यूशन अगर आप देखो, 2 इवेंट हुए थे यूरोप को भी जिसने अफेक्ट किया, पूरे वर्ल्ड को भी अफेक्ट किया, लेकिन वो हुए थे अमेरिका से। सबसे पहले आई थी ग्रेट अवेकनिंग 1, ये आई थी, फर्स्ट ग्रेट रिवाइवल लेके आई थी, वहाँ पर जोनाथन एडवर्ड्स थे एंड जॉर्ज वाइटफील्ड थे। इसका इम्पैक्ट यूरोप में भी था। इसी ग्रेट अवेकनिंग के कंटिन्यूएशन में दूसरी हुई ग्रेट अवेकनिंग 2, सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग, लगभग 50-60 साल बाद हुई। ये 1750 तक ख़त्म हुई थी, लगभग एंड में ही 1800 के आसपास स्टार्टिंग में सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग हुई। इसमें क्या हुआ, चर्च मेंबरशिप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया। तो जो पहला पॉइंट था कि चर्च में मेंबरशिप नहीं बढ़ रही थी, वो सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग में देखा गया। एंड जो प्रोटेस्टेंटिज्म था,
जर्मनी और स्कैंडिनेविया में, वो भी पेटिज्म नाम के एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से आया। ये इवोल्यूशन आप लिखोगे। इंग्लैंड में रिवाइवलिज्म जॉन वेजली ने किया था और अल्टीमेटली वो मेथडिस्ट मूवमेंट हुआ, उसमें कन्वर्ट हो गया। देन देखो, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ रिलीजन, तो फ्रेंच स्पेंसर ने भी इस वे में बात की है। तो स्पेंसर क्या कहते हैं कि देखो 3 स्टेज होती है रिलीजन की या सोसाइटी की। पहले थियोलॉजिकल स्टेट होगी जहाँ रिलीजन डोमिनेट करेगा, फिर मेटाफिजिकल, एंड में आएगी साइंटिफिक स्टेज। अब इन्होंने ये कहा कि जो रेनाइसा पीरियड है, साइंटिफिक स्टेज है, 3 स्टेज है, थियोलॉजिकल है, मेटाफिजिकल है, साइंस। साइंस में रिलीजन डिक्लाइन कर रहा है, यहाँ रिलीजन बहुत ज़्यादा, इस वे में रिलीजन जा रहा है और साइंस इस वे में जा रही है। ये साइंस है, ये रिलीजन है। तो रेनाइसा पीरियड में या साइंटिफिक पीरियड में क्या हुआ है, रिलीजन कंसिडरेबल डिक्लाइन दिखेगा, अटेंडेंस टू इंस्टीट्यूशन घट जाएगी। लेकिन इस टाइम भी रिलीजन ख़त्म तो नहीं हो पाया, तो ये रिलीजन वापस से रिवाइव कैसे होगा? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हमेशा से ही चल रहे थे। ये एक डिफरेंस है, ये पर्सपेक्टिव आपको याद रखना पड़ेगा। चाहे इवोल्यूशन कुछ भी हो जाए, आप लीनियर इवोल्यूशन की बात नहीं कर सकते। जो पेपर 1 में यूनिट 10 है उसमें इवोल्यूशन की बात है, लीनियर इवोल्यूशन एंड साइक्लिकल इवोल्यूशन। तो साइक्लिकल इवोल्यूशन थ्योरी है। यहाँ पर आप परेटो का प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हो, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। बस एलिट्स में आपको रिलीजियस एलिट्स की बात करनी है। इंडिया में अगर आप देखो, आर्य समाज में ये देखा गया, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, शुद्धि मूवमेंट के ऊपर बेस्ड था, कन्वर्जन कराना चाहते थे और बाकी रिलीजन को भी रिफॉर्म करना चाहते थे। देन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रिलीजियस रिवाइवलिज्म कैसे देखा है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हो रहा है? तो बेसिकली बात क्या, आज के टाइम में या किसी भी टाइम में किसी को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग आप कर दोगे, आपकी एक्टिविटी चल जाएगी। तो देयर इज़ अ बिग मार्केट फॉर रिलीजियस एक्टिविटी। वो क्रिएट हुआ है, किस वजह से हुआ है? पहले कोई बाबा थे, कोई भी अच्छे बुरे बाबा, फॉर एग्जांपल आजकल बाबा रामदेव योगा सिखा रहे हैं, लोग उनको कैसे जानते? रिलीजियस चैनल्स थे। आशाराम बापू हैं या जितने भी बड़े बड़े बाबा हैं, उनके कहीं ना कहीं रिलीजियस चैनल्स थे। पहले टीवी थी, उसके बाद सोशल मीडिया आ गई, तो उस वजह से बड़ा मार्केट क्रिएट हुआ है। जिसको भी थोड़ा सा डिस्ट्रेस होगा, इमोशनल लव चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिलीजन के पास ही जाएगा और वो इमीडिएटली अवेलेबल है। फिर दूसरी चीज़, ऑनलाइन सेलिंग ऑफ रिलीजन रिलेटेड थिंग्स, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। इनफैक्ट जो मार्केटिंग का बजट है ना, आप मेटा यानी कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है वो एंड गूगल, इन्होंने अपना ना इंडिया के लिए स्टैटिस्टिक्स दी है इस साल, किसने सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बजट दिया है। वहाँ पे मेटा यानी कि मेटा कंपनी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को कंट्रोल करती है, उसने बताया कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग बजट है ना, वो उन बाबा का है। आप सर्च करना नेट पर, मैं नाम नहीं लूँगा। और इनफैक्ट मैं कई बार यूट्यूब खोलता हूँ, मुझे उनके वीडियोस दिख जाते हैं, मैंने कई बार देखे उनके वीडियोस, आई एम हाईली इंप्रेस्ड, मुझे अच्छा लगता है हाँ बंदा कितना लॉजिकल है। तो वो चीज़ें क्या है कि रिलीजियस एक्टिविटी के लिए मार्केट आ रहा है। अगर मैंने 4 वीडियोस किसी के देख लिए, फिर मुझे नेक्स्ट टाइम भी वो वीडियो अपीयर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत बढ़ रही है। डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंडिया में जो खर्चा किया है वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने किया। क्विक पेमेंट ऑफ डोनेशन है, आपको QR कोड मिल जाएगा, अश्विनी ग्रोवर आपका पेमेंट करवा देंगे बैठ के। वो चाहे आपका स्टार्टअप चला पाए ना चला पाए, लेकिन आपको पेमेंट ज़रूर करवा देंगे। तो क्विक डोनेशन हो सकती है, आप ऑनलाइन कर सकते हो पेमेंट लिंक के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें। देन लोग क्या है, दे आर टर्निंग बैक टू रिलीजन टू इस्टेब्लिश मीनिंग इन लाइफ। अब ये चीज़ ना इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में तो लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, मीनिंग ढूंढने तो नहीं जाते लाइफ में। वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है कि बहुत कमा लिया, अब मुझे मीनिंग चाहिए लाइफ में, मीनिंग ढूंढनी है। क्योंकि वर्ल्ड तो रैपिडली चेंज हो रहा है, आपने लाइफ में सारे कुकर्म कर लिए या सुकर्म कर लिए, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी हो गई, आपने गांजा फूक लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या बचा? आप मीनिंग ढूंढ रहे हो लाइफ में, पैसा बहुत है, तो वहाँ पे लोग रिलीजन की तरफ वापस मुड़ते हैं। और रिलीजियस रिवाइवलिज्म से क्या हुआ कि लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस जो सेकुलरिज्म और मॉडर्नाइजेशन की वजह से आई थी, वो फ्री हो गए। मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, माइग्रेशन हुआ, लोग एक जगह जाके रहने लगे। विलेजेस में आप देखो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी बहुत है, रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी बहुत है, लेकिन जैसे जब सिटीज़ में चले जाते हैं तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाती है। तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म ने उसको अल्टीमेटली लोगों को एक ऑप्शन दिया। फिर मॉडर्निटी के कुछ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी थे। अगेन वही जो सब हमने बात की ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी हुआ, एम्प्टीनेस आया, कंज्यूमरिज्म आया। पहले आपकी जॉइंट फैमिलीज़ थी, वो आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे शिफ्ट हो गई, तो फ्रेगमेंटेशन है, एलिनेशन बढ़ा, ब्रेक डाउन ऑफ फैमिलीज़, सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज हैं, ट्रेडिशनल मोरालिटी का इरोजन हुआ, देन वैल्यूज़ भी आपकी जा रही हैं, सोशल डिसलोकेशन, कल्चरल शॉक, ये सब चीज़ें लग रही हैं। और माइग्रेशन ऑफ अर्बनाइजेशन से डेफिनेटली जो अभी हम बात करें, न्यू सिक्योरिटीज़ आ रही हैं, एलिनेशन आ रहा है।
और इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों को रिलीजन के पास जाना है क्योंकि उनको आइडेंटिटी स्थापित कर सकते हैं, धर्म की हेल्प से पहचान स्थापित कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ रीअपियरेंस ऑफ रिलीजन एज अ कंटेंशियस इशू इन पब्लिक स्फेयर। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट दिख रहे हैं आपको, एक्टिविज्म दिख रहा है रिलीजन के नाम पे, ये सब चीज़ें चल रही है। एग्जांपल्स आपको देखने ये सब पढ़ लेना, इरानियन रिवॉल्यूशन की बात कर लेना, ये सॉलिडेरिटी मूवमेंट इन पोलैंड हुआ था, उसको पोप जॉन पॉल द्वितीय या सेकंड उन्होंने उसको सपोर्ट किया। देन लैटिन अमेरिका में कैथोलिक लिबरेशन दिखा, देन यूएसए में भी दिखा, ये सारे एग्जांपल आप देख लेना। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये हम फंडामेंटलिज्म के लेक्चर के बाद रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म प्लस ग्लोबलाइजेशन एक साथ हम पढ़ लेंगे, वहाँ आप देख लेना। देन सिविक रिलीजन एक बन रहा है नया, रॉबर्ट वेला का ये कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा सिविक रिलीजन, एक सिविक रिलीजन इमर्ज हो रहा है एक न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन की तरह, जहाँ पे सिविक सिंबल एंड नेशनलिज्म उनको उतनी रेस्पेक्ट मिल रही है जैसे कि रिलीजन में दी जाती है। लेक्चर 1 में जहाँ हमने बात की है रिलीजन के इंट्रोडक्शन की, वहाँ हमने ये देखा है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। रिलीजन में भी एक लीडर होता है या गॉड होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी एक गॉड होता है, यहाँ भी कल्ट प्रैक्टिस हो सकती है, यहाँ भी कल्ट प्रैक्टिस हो सकती है। तो बाकी सारे फंडामेंटल सेम हैं, रॉबर्ट बेला यही कहते हैं, लेकिन सिविक रिलीजन आ रहा है जहाँ नेशनलिज्म है प्लस सिविक सिंबल्स हैं। ये इन्होंने कहा था, उनकी एक बुक थी न्यू रिलीजियस कॉन्शियसनेस एंड क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी, ये 1976 में। बुक याद हो जाए तो ठीक है, नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रहेगी। सिविक रिलीजन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, नेट वेट में पूछता रहता है, तो यूपीएससी में पूछ सकता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है, स्ट्रेस है, एनोमी, इन सब चीज़ों की वजह से लोग स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हैं, पीस ढूंढने जा रहे हैं। रिलीजन ने भी खुद को रैशनलाइज किया है। जो सिविक रिलीजन है एक रैशनलाइज रिलीजन है, स्ट्रिक्ट मैसेज नहीं प्रिस्क्राइब करता, मोरल गाइडेंस देता है। रिलीजन आज की डेट में ये नहीं कहता कि आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी है नहीं करनी है, आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करो या आप कास्ट बेस्ड वर्ड्स यूज़ करो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बट मोरल गाइडेंस ज़रूर देता है रिलीजन, अच्छा करो बेसिकली। तो रिलीजन रिवाइव होगा रैशनलाइज अगर हो जाएगा तो। रिलीजियस इंसिडेंट ऑफ कम्युनल क्राइसिस भी दिख रहे हैं, कम्युनल वायलेंसेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि रिलीजियस रिवाइवलिज्म है, लोगों को अपने रिलीजन को जिंदा करना है, वापस से पुनरुत्थान करना है। तो टर्नर क्या कहते हैं कि एक रिलीजन कब सर्वाइव कर सकता है, वो ये कहते हैं रिलीजन एक कॉग्निटिव सिस्टम नहीं होना चाहिए, संज्ञानात्मक प्रणाली नहीं होनी चाहिए, आप नॉलेज दो बस, उपदेश हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस सेट ऑफ डॉगमा भी नहीं होना चाहिए, आपने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बना दिए डॉगमेटिक हैं। लेकिन रिलीजन कब सर्वाइव कर सकता है? अगर एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस दे पाए। तो ये सब चीज़ें सिविक रिलीजन में दी जा रही हैं। इनफैक्ट अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखनी हो रिलीजियस रिवाइवलिज्म में या फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में या फिर कम्युनलिज्म में, तो ये चीज़ आप एज सच वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है, रिवाइवलिज्म अपने आप में ख़राब नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट ही तो बढ़ाए है, आध्यात्मिक हितों का नवीनीकरण ही तो किया है। लेकिन इसको जो नेगेटिव ओवरटोन है फंडामेंटलिज्म प्लस कम्युनलिज्म, उससे अलग रखना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम फंडामेंटलिज्म देखेंगे, तो पेपर 1 का सारा कुछ हो जाएगा कवर। इस लेक्चर को आप देख सकते हो, इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा, बाकी लेक्चर्स भी यहीं में रहेंगे। एंड वेबसाइट पे जाके अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शंस में जाके सोशल ऑप्शन में ये देख लेना, प्लान्स अवेलेबल है। 3000 से लेके हमने कोर्सेज स्टार्ट किए, इंक्लूडिंग मेंटरशिप बैच, यहाँ तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो पूरा कोर्स मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ इसके लिए, तो आप फॉलो कीजिए। प्लस मेरा जो स्टार्टिंग का एक आपसे क्षमा याचना थी प्लीज़, तो उस चीज़ को आप अपहोल्ड करना। एंड इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आपको भी अपने रिलीजन का रिवाइवल करना चाहिए। जो ख़राब चीज़ें हैं उनको आपको दूर करनी है, अच्छी चीज़ें उनको लेके आना है, यही रिलीजन का रिवाइवलिज्म एक अच्छे सेंस में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।